चलिए यहां देखें, हम पढ़ रहे हैं पोषण। पोषण में देखिए सबसे पहली बात यह है कि पोषण दोनों तरीके के हम पढ़ना है, जंतु पोषण ही पढ़ना है और पादप पोषण ही पढ़ना है। पोषण का यदि हम अपनी घरेलू भाषा में कहें, सीधी बात कहते हैं भोजन करना। अब देखिए पौधों में एक बात अलग है, वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फिर उसी भोजन को यूज करते हैं। हम केवल भोजन को यूज करते हैं, हम भोजन बनाते हैं। अरे क्लियर है? तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि पौधे जो होते हैं वो सबसे पहली बात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद ये बने हुए भोजन का क्या करते हैं, श्वसन। क्या करते हैं? याद रखिएगा, ये बात कॉमन हो चुकी है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 चाहिए पड़ती है, जबकि श्वसन में हमें O2 चाहिए पड़ती है। यहां से O2 बाहर निकलती है, इसमें CO2 बाहर निकलती है, हाँ या ना? लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें या तो पत्तियों का अभाव होता है, या क्लोरोफिल का अभाव होता है, या जड़ों का अभाव होता है, यानी वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होते हैं। अतः वो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, उनसे रस चूसते हैं, उनसे भोजन चूसते हैं। तो ऐसे भोजन को भी हम विषम पोषी पोषण कह लेते हैं। अरे क्लियर है? तो सबसे पहली बात यह है कि पोषण की परिभाषा आप समझ गए होंगे। अपने जीवित रहने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के निर्माण के लिए पोषक तत्वों का और भोजन का करना। ओके, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है पोषण। क्या कहलाती है? अब पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण हो। अरे क्लियर है? इसे हम एट्रोटोपिक भी कहते हैं या होलोटोपिक भी कहते हैं। इसमें होलोटोपिक में स्वयं पोषण होने वाला व्यक्ति या वस्तु या जंतु स्वयं भोजन बनाता है, और यहां पर स्वयं भोजन। एक बात याद रखिएगा, यहां पर केवल पादप आते हैं, यहां पर कुछ पादप भी हैं और कुछ, यानी कुछ पादप भी ऐसे हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं विषम पोषण। ओके, अब विषम पोषण कितने प्रकार का होता है? कि स्वपोषण तो केवल हरे पौधों में, स्वपोषण केवल, अरे क्लियर है? जबकि विषम पोषण में देखें मृतोपजीवी, इसे हम कम शब्दों में कह ले, ऐसे पौधे, ऐसे या जंतु जो अपने पोषण के लिए सड़ी गली मृत चीजों पर निर्भर हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। ये आगे परजीवी। परजीवी वो हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरी जिंदा चीजों पर निर्भर है। ऐसे कई पौधे भी होते हैं जो दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, तो उन्हें भी क्या कहते हैं? परजीवी। तो जंतु भी परजीवी होते हैं और पौधे। अरे क्लियर है? ये देखिए सहजीवी, मैं एक बार बता चुका था, दो ऐसे जीव जो एक दूसरे को पार्टनरशिप करे। एक कहे हम तुम्हें ये सामान देंगे, दूसरा कहे हम तुमको ये देंगे। उदाहरण के लिए लाइकेंस पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? क्लियर है? और इसी में हमने पढ़ा था माइकोराइजा। जोर से बोलो, माइकोराइजा। आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है? कीट पक्षी। ये देखिए हमने आपको बताया कि पौधों में प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन बनने के लिए अमीनो अम्ल की जरूरत है, अमीनो अम्ल के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। लेकिन नाइट्रोजन की सबसे बड़ी बात यह है कि नाइट्रोजन को कुछ पौधों को छोड़कर, कुछ पौधे कौन से? जो द्विदलीय हैं, जिनमें राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता? तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? डायरेक्ट ले लेता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को और दे देता है पौधे को। किसको? बाकी इनको छोड़ करके और कुछ शैवाल को छोड़ करके दुनिया का कोई भी जीव, चाहे पौधा हो और चाहे जंतु हो, सीधा नाइट्रोजन सांस के रूप में नहीं ले सकता। ओके, अगर उसे नाइट्रोजन चाहिए तो पहले नाइट्रोजन जमीन में मिलेगी, कई नाइट्रिक अम्ल बनेंगे, कई नाइट्रस अम्ल बनेंगे,
फिर वो जाकर के जड़ों के द्वारा पौधों में जाएंगे, फिर पौधे को जंतु खाएंगे, हाँ है ना। इस तरीके से नाइट्रोजन शरीर में पहुंचती है। क्लियर है? लेकिन कई सारे जंतु कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को डायरेक्ट जड़ों द्वारा नहीं खींच पाते, तो वो क्या करते हैं, उनके फूल कई सारे कीटों को, जब कीट उनके पुष्प पर आते हैं तो कीटों का रस चूस लेते हैं, तो इन कीड़ों के शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें कहते हैं कीट भक्ष। अब इन सब का मैटर आने वाला भी तो हम इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं। अब देखें स्वपोषण, बिल्कुल अब एक एक से, ठीक है। जितनी सारी चीजें आपको पता है वो सारी चीजें बिल्कुल ऑलरेडी जल्दी निपटाना, क्योंकि हमें ये पता है। हमें पता क्या स्वपोषण कहलाता है, स्वयं भोजन तैयार करना। क्या कहलाता है? लेकिन ये भोजन केवल कौन तैयार कर पाएंगे? हरे पेड़ पौधे। कौन? क्योंकि हरे पेड़ पौधों के हरे भाग में, हम केवल पत्तियां नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हरे भाग की कोशिकाओं में एक कोशिकांग पाया जाता है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ओके। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता? हमें मजा नहीं आ रहा आपकी आवाज में, ओके। ये क्लोरोफिल एक्चुअली बना होता है आयरन का और मैग्नीशियम का। काय का? अरे क्लियर है? ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ये सूर्य का प्रकाश एनर्जी में बदल जाता है, और यही एनर्जी काम में आती है जो पानी धन CO2 को बदलती है काय में? कार्बोहाइड्रेट में। काय में? अरे क्लियर है? पानी धन कार्बन डाइऑक्साइड धन ये आ गया सूर्य का, और ये क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम हो, ओके। तो यहां पर से जाकर के ये बनेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च बनेगा, सेल्यूलोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और यहां से निकलेगी CO2। क्या निकलेगी? लेकिन अब प्रश्न आता है कि ये O2 CO2 यूज होगी, यहां से निकलेगी O2। ये CO2 इस्तेमाल हो रही है, निकल क्या रही है? यानी ऑक्सीजन निकल रही है। प्रश्न ये आता है कि आखिर ये O2 आ कहां से रही है? ये O2 कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से आ रही है, या ये पानी से आ रही है? तो यह आंसर आता है ये जो O2 है वो पानी से आ रही है, जल के अपघटन से आ रही है। कैसे आ रही है? ओके। पानी में घुली ऑक्सीजन ही इस्तेमाल हो रही है, ओके। अब यहां पर एक बात और आती है, जहां पर हमने ये देख लिया कि सबसे पहली बात प्रकाश संश्लेषण के लिए जो क्लोरोफिल जरूरी है, क्लोरोफिल काय में? क्लोरोप्लास्ट में। काय में? हमने प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट के 2 अंग बताए थे। एक बताया था ये ग्रेना, क्या बताया था? और एक यहां बीच में स्टोमा। यहां होती है प्रकाशिक क्रिया, यहां होती है अप्रकाशिक क्रिया। में बता चुका था प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया ग्रेना में, अप्रकाशिक क्रिया। एक बात और है, अब देखिए जब हमने ये सारा स्ट्रक्चर देखा तो हमें 2-3 चीजें और समझ में आई। खनिज पदार्थ जैसे आयरन, और हम इसको चित्र को देख करके सारा क्लियर करेंगे, फिर हम स्लाइड खोलेंगे। अगर आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो जाए, अगर आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो एग्जैक्टली कमी होगी क्लोरोफिल की। अगर क्लोरोफिल की कमी हुई तो कमी हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण की। एक बात क्लियर है? अगर पानी की कमी हो जाए तो एग्जैक्टली कमी होगी प्रकाश संश्लेषण की। अच्छा एक बात और है, जो पत्तियां सांस लेती हैं वो सांस लेती हैं रंध्रों के द्वारा। क्या के द्वारा?
ये रंध्र खिंचाव के द्वारा खुले रहते हैं और जब ये ढीली पड़ जाती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। यानी रंध्रों का खुलना और बंद होना भी पानी पर निर्भर है। क्या पर निर्भर है? यानी अगर पानी की कमी हुई तो डायरेक्टली प्रकाश संश्लेषण तो कम होगा ही, लेकिन इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके रंध्र एक्चुअली बंद हो जाएंगे। क्या बंद हो जाएंगे? एक बात। अब तीसरी बात आती है, ये आता है सूर्य का प्रकाश। क्या आ रहा है? तो हमें ये देखना है कि इसका क्या फर्क पड़ता है। आपको याद हो, जितने लोगों ने हमसे फिजिक्स पढ़ी है, हमने उन्हें सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? हमने पहले कहा था गामा किरणें, उसके बाद कौन? परावैंगनी किरणें, परावैंगनी के बाद दृश्य, के बाद अवरक्त, के बाद रेडियो तरंगे। ओके, तो यहां प्रश्न सबसे पहले आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्या की क्रिया? सबसे ज्यादा दृश्य प्रकाश में होती है, बाकी किरणों में नहीं होती है, केवल लाइट में होती है ये। यानी इंफ्रारेड यानी अवरक्त में नहीं होगी, परावैंगनी में, एक्स किरणों में मात्र होगी, काय में? दृश्य। अब दृश्य प्रकाश में 7 रंग हैं। बेजानी, हैप्पी, नाला। क्या है? तो आपको याद हो, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है लाल का। काय का? तो लाल रंग में सबसे ज्यादा, लाल और नीले, लाल और नीले में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। बेसिकली लाल में सबसे ज्यादा, लाल नीले में सबसे ज्यादा, और उनमें भी नीले, सॉरी, लाल में। ओके, चूंकि पत्तियां हरी होती हैं, कोई चीज उस रंग की तब दिखाई देती है जब उस रंग को वो रिफ्लेक्ट कर देती है। यानी एक बात तय है कि पत्तियां हरे रंग को एब्जॉर्ब नहीं करती, हरे रंग को तो वो रिफ्लेक्ट कर देती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे रंग में ना के बराबर होगी। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। एक बात और आ गया। अब प्रश्न आता है कि आखिर, अब ये रंग की बात हो गई, कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा या कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण का क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो इसका आंसर आता है कि जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता रहेगी, जितनी ज्यादा प्रकाश की, उतना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। ओके, यानी पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा पर प्रकाश संश्लेषण निर्भर करता है। ओके, पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा पर। अब बात आती है कि जब प्रकाश पड़ेगा तो निश्चित बात है टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा? अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? अरे क्लियर है? देखे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, लेकिन 35 डिग्री तक तो ये बढ़ेगी, और ज्यादा, अगर ज्यादा नापा जाए तो 45 तक। इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ने लगती है। ओके, क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है? अब 2 गैसें हैं जिनमें से एक का इस्तेमाल पौधे कर रहे हैं, कौन सा? कार्बन डाई और CO2 को इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर अब करेंगे श्वसन, CO2 निकालेंगे, O2 को। अरे क्लियर है? तो प्रकाश संश्लेषण में जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा हो तो CO2 की मात्रा की आवश्यकता है, यानी CO2 ज्यादा रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण तेज होगा। अरे क्लियर है? और निकल क्या रही है? O2 निकल क्या रही है? अगर आसपास O2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण घट जाएगा। नहीं आ रही बात? आ रही है?
या नहीं आ रही है? अब देखिए एक भी चीज ऐसी नहीं बची जो मैंने आपको ना बताई हो। देखिए ऐसा पोषण जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन, देखिए आप जितना बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे उतना बढ़िया ये चीजें जल्दी निपटेंगी। हमारा निपटाने से मतलब बाउंस करने से नहीं है। देखिए एक भी लाइन ऐसी नहीं आएगी जो आपको ना पता हो। ऐसे पोषण में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की CO2 तथा जल का उपयोग कर अपना, अरे क्लियर है? इस क्रिया को, इस प्रकार के पोषण को होलोटाइपिक या होलोटोपिक भी कहते हैं, इसे ऑटोटोपिक भी कहते हैं। पौधों में दो प्रमुख ऊतक जाइलम एवं, नहीं बताया था, जाइलम जड़ से ले जाता है पानी को और खनिज लवण को, और फ्लोएम भोजन बनने के बाद उसे वापस लाता है। तो जाइलम फ्लोएम पहले बता चुके, देखते जाइलम बता चुके, फ्लोएम बता चुके, बताया था। अब प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें पौधे की हरी कोशिकाओं के द्वारा, अब देखिए हम बच्चों की तरह पत्तियां नहीं कहेंगे क्योंकि केवल पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, पौधे का हर वो भाग जो हरा होता है प्रकाश संश्लेषण करता है। CO2 MH2O का उपयोग करके क्लोरोफिल की कार्बोहाइड्रेट सरल भोज्य पदार्थों का निर्माण, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑक्सीजन गैस O2 का निष्कासन H2O से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ओके चलिए देखें ये प्रकाश संश्लेषण, ये जड़ें देखिए वाटर खींच रही है, हाँ या ना? ये देखिए क्या आ रहा है, ओके ये कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है और ये CO2, ये CO2I और O2, CO2I और O2, ओके। इसलिए प्रकाश संश्लेषण को वातावरण स्वच्छ करने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। ओके क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? आगे चलते, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का चयन होता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा आई है और बन गया है कार्बोहाइड्रेट। बढ़िया जवाब दो यार। ओके देखते हैं पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को। ये C6H12, ओके यहां पर क्लोरोफिल है और प्रकाश। चलिए कार्बोहाइड्रेट, अब एक कार्बोहाइड्रेट आपको पता चल गया कि सरल अणु हैं जो अभी अभी प्रकाश संश्लेषण में बने। देखो जरा ये कौन कौन है, जैसे स्टार्च वगैरह हो गया, शर्करा हो गया, हाँ है ना? चलिए हरा वर्णक वर्णहरित एक अणु है जो मानव के रक्त के हीमोग्लोबिन के, हमारे शरीर में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल। ओके चलिए ये प्रकाश संश्लेषण मुख्य भूमिका निभाता है क्योंकि इसका काम ही है प्रकाश को एब्जॉर्ब करना। क्या को एब्जॉर्ब करना? और ये क्लोरोफिल एक्चुअली मैग्नीशियम और आयरन से बना है। कैसे? देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। क्लोरोफिल मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अरे क्लियर है? इनमें देखें क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, जेंथोफिल, कैरोटिन और जेंथोफिल, कैरोटिन और जेंथोफिल। सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? हमने कहा क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, फिर कहा कैरोटिन और फिर कहा जेंथोफिल। पक्का? अब यहां हमने क्यों बताया ये चीजें, एक पेपर में आई है। देखिए क्लोरोफिल A का रंग हरा, क्लोरोफिल A का रंग, क्लोरोफिल भी कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? कैरोटिन होता है लाल और जेंथोफिल होता है पीला। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? यानी ये वर्णक भी अलग अलग रंग के होते हैं। मोस्टली पाया जाता है A और B। क्या पाया जाता है? अरे क्लियर है?
आगे चलते हैं। चलिए, क्लोरोफिल में मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, क्लोरोफिल में एल्डिहाइड ग्रुप। ये दो याद रखिएगा, इसमें मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं, प्रकाशक अभिक्रिया पता है आपको। जब अभिक्रिया हरित लवक में प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और ये कहां होती है? मजा नहीं आया? ओके, सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप ऊर्जा संतुलन प्रकाश तीव्रता। अब ये संतुलन, बैलेंस, देखिए एक तरफ प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन, और जब ये भोजन तैयार हो जाएगा तो भोजन तोड़ने के लिए यानी श्वसन करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। अब शाम के समय जब सूर्य ढलने लगता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है और यहां श्वसन चालू होने लगता है। यानी जितनी ऑक्सीजन पौधे निकालते हैं, कम निकालते हैं, कम प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, और उतनी ही ऑक्सीजन की आवश्यकता उन्हें श्वसन में पड़ती है, यानी वही वो वापस ले लेते हैं। इसे कहते हैं संतुलन प्रकाश तीव्रता। क्या कहते हैं? ओके, सायंकाल या सुबह में श्वसन फलस्वरूप निकली CO2, श्वसन के फलस्वरूप निकली CO2, प्रकाश संश्लेषण के काम। जबकि प्रकाश संश्लेषण में निकली O2 श्वसन के काम आने लगती है। देखिए, चलिए पढ़ते रहिएगा। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक मैं एक लाइन में बता चुका, कार्बन डाइऑक्साइड बता चुका। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा। अरे क्लियर है? लेकिन जरूरत से ज्यादा सांद्रता होने पर, देखिए जरा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत से ज्यादा अगर मात्रा बढ़ जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है कि हम इतना ही ले सकते हैं। देखे, तापमान बता चुके, 10 से 35 तक बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, इससे ज्यादा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण नहीं बताया। ईमानदारी से बताइए, नहीं बताया है। आगे चलते हैं। चलिए, 10% पर प्रकाश संश्लेषण की दर दुगनी हो जाती है, लेकिन 35 के ऊपर जाओगे तो फिर कोई फर्क, 40 के पश्चात और अधिक तापमान पर प्रकाश संश्लेषण में कमी आने नहीं बताया हमने। देखे, ऑक्सीजन, फिर मैंने कहा ऑक्सीजन की मात्रा अगर आसपास बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर घटेगी, लेकिन श्वसन की दर बढ़ने लगेगी। ओके, देखे, सीधी बात, मुद्दे की बात मैंने आपको बता दी। प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा। प्रकाश के मात्र दृश्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा, ज्यादातर होगा काय में? लाल और नीले, लाल और नीले। लाल में ज्यादा होगा, नहीं बताया? बताया है। और हरे में ना के बराबर होगा। बाकी दृश्य प्रकाश के अलावा औरक प्रकाश में नहीं होगा, परावैंगनी में नहीं होगा, बता चुका मैं। बस सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसी क्षेत्र विशेष में प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर पादप द्वारा प्रकाश ग्रहण करने की दर में वृद्धि होती है। नीले व लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर, औरक प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर मंद हो जाती है, यानी नहीं होती। इस कारण इसे रेड ड्रॉप कहते हैं, रेड ड्रॉप, औरक इन्फ्रारेड। ठीक, हरे रंग का प्रकाश पत्तियों द्वारा अवशोषित नहीं होता, श्वेत प्रकाश में प्रोटीन का, जबकि लाल प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ओके, देखे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण लाल तथा नीले रंग के सर्वाधिक होता है, लाल में सबसे अधिक होता है, हरे प्रकाश में नहीं के बराबर होता है। प्रकाश संश्लेषण इंफ्रारेड एवं परावैंगनी में, अरे क्लियर है? अब फिर वही बात, जल कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा, और जल कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पर भी प्रभाव पड़ेगा, नहीं बताओ? देखे, जल की कमी या प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों का प्रभाव पड़ता है। जल की मात्रा कम होने पर पादपों की मात्रा CO2 में प्राप्त होती है, देखो कम मात्रा में,
अब आप कहोगे पानी से CO2 को क्या लेना देना? अरे पानी रहेगा तो रंध्र खुले रहेंगे, पानी कम रहेगा तो रंध्र बंद हो जाए। ठीक ठीक, देखिए ये लिखा, क्योंकि पौधों में उपस्थित रंध्र बंद हो जाते हैं। पौधों द्वारा अवशोषित जल का 1% से भी कम प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। बाकी सारा जो पानी है वो शरीर में उपयोग होता है और रंध्रों के खुलने और बंद होने। ठीक है, देखे विषम। तो प्रकाश संश्लेषण की कोई ऐसी घटना जो मैंने आपको ना बताई हो और आपके एग्जाम में आनी हो, ग्रेना से लेकर स्टोमा तक, लाल से लेकर के नीले तक, आया ना? आयरन से लेकर के मैग्नीशियम तक, और किस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं बताया। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हम तीसरी क्लास में सीख गए थे, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखे विषम पोषी पोषण, क्या कहा? अब केवल पौधों की बात कर रहे हैं, अभी हम जंतु विज्ञान पर नहीं आए, अभी केवल क्या की बात होगी? पौधों। तो हम विषम पोषी में एक को कहेंगे हम मृतोपजीवी, एक को कहेंगे हम परजीवी, हाँ या ना? पहले परजीवी, फिर कहेंगे सहजीवी, फिर कहेंगे कीटभक्षी। देखिए ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं, अपनी पोषण संबंधी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए, उन्हें कहते हैं विषम पोषी। क्या कहते हैं? सबसे पहले कौन आए? मृतोपजीवी आए। अरे आए हैं। अब मृतोपजीवी में ऐसे पौधे आएंगे जिनमें या तो पत्तियां नहीं होंगी, या पत्तियां नहीं होंगी तो क्लोरोफिल नहीं होगा। अरे क्लियर है? देखते हैं, इनके नाम याद करना पड़ेंगे आपको। पादप पोषण की वह विधि जिसमें सड़े गले मृत पदार्थों पर अपना भोजन बनाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार का पोषण कवकों और जीवाणुओं में पाया जाता है, खासतौर पर फफूंद में। खासतौर पर फफूंद में भाई अपन सड़ी गली चीट डाल दो फफूंद लग जाती है। और जीवाणु यानी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया और कवक खास तौर पर होते हैं मृतोपजीवी। लेकिन कुछ विकसित पादप भी मृतोपजीवी देखे गए हैं। कुछ विकसित पादप भी मृतोपजीवी देखे गए हैं, जिनके उदाहरण, बीमार हो आप लोग को आंसर नहीं देना है? देना है। देखें, इनमें कुछ विकसित प्रकार के नियोशिया मोनोट्रोपा, क्या कहा हमने? इन दोनों के मृतोपजीवी होने के कुछ कारण है। नियोशिया में पत्तियां ही नहीं होती, इसलिए उसके बाद भोजन बनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए सड़े गले पदार्थों से बना बनाया भोजन लेता है। अरे क्लियर है? और इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है। कौन के पास? मोनोट्रोपा के पास क्लोरोफिल ही। दो नाम आ गए, नियोशिया और, एक बार फिर से बोलो। ओके, देखे, नियोशिया पत्तियां नहीं होती, मोनोट्रोपा क्लोरोफिल नहीं होता। ये देखिए, ये नियोशिया है, इसमें आपको पुष्प दिख रहे हैं लेकिन पत्तियां नहीं दिख रही, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना पाता। अगला देखे, ये है मोनोट्रोपा, क्या है ये? इसमें देखिए कहीं आपको क्लोरोफिल दिख रहा है क्या? इसलिए ये अपना भोजन। तो दो हमने मृतोपजीवी पढ़े विकसित प्रकार के। सामान्य तौर पर कवक और बैक्टीरिया तो है ही, ये मृतोपजीवी है। लेकिन दो विकसित पौधों के नाम पड़े, नियोशिया और मोनो। कौन कौन पढ़ा? अब देखे परजीवी। एक बात और, पहली बात, इनमें क्या होगा इसको थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज। जैसा परजीवी की बात आई, परजीवी माने अपना पोषण दूसरे पर। अभी हम जंतु की बात नहीं करेंगे, हम पादप पढ़ रहे हैं। कई सारे पौधे क्या करते हैं, अपने बाजू वाले पौधे, जो मान के चलो बाजू वाला पौधा है, इस पौधे के कहीं तने में या फिर कहां जड़ में अपने चूसक भेज देते हैं। अपनी लताएं भेज दी, उनके चूसक गए और मटेरियल चूस लिया, उनके जाइलम फ्लोएम तक घुस गए, उनके जाइलम फ्लोएम तक घुस गए। अब देखे दो प्रकार ऐसे परजीवी पौधे जो तने से चूसते हैं, उन्हें कहते स्तंभ परजीवी, क्योंकि स्तंभ यानी तना,
स्तंभ यानी तो जो तने पर परजीवी हैं ऐसे पौधों को कहेंगे तना परजीवी, स्तंभ परजीवी, हाँ या ना। लेकिन जो बाजू में लगे हैं आपको ऊपर से नहीं दिख रहा, ये बाजू में पौधा लगा है, हमें नहीं दिख रहा कि ये परजीवी है, लेकिन इसकी जड़ें इसकी जड़ तक घुस गई और इसके जाइलम और फ्लोएम में चली गई और अपना मटेरियल ले लिया। अरे क्लियर है? तो ये हो गया मूल, मूल माने जड़, मूल यानी अरे क्लियर है? क्या कहा हमने? मूल परजीवी। क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? अब देखे तो आपको दो डिफरेंस समझ में आ गए, एक स्तंभ परजीवी अलग होते हैं, मूल परजीवी अलग। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बड़ा होने तक, अपने आप को सक्सेस करने तक दूसरे पर परजीवी होते हैं, और जब खुद का शरीर डेवलप हो जाता है तो परजीविता छोड़ देते हैं। उन्हें कहते हैं आंशिक परजीवी। क्या कहते हैं? कुछ समय के लिए, अंश यानी छोटा भाग, कुछ समय के लिए परजीवी थे, डेवलप हो गए तो अब परजीवी नहीं। ओके। और कुछ होते हैं पूर्ण परजीवी, यानी पूरे जीवन काल दूसरे पर परजीवी होते हैं, वो स्वयं कभी सक्सेस नहीं। ओके, बस यही बात। देखो आप यहां पर हमने कहा ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने पोषण के लिए आवश्यक पदार्थों के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, परजीविता कहलाता है। अमरबेल हो गया, रेफिलिसिया हो गया, किस, क्या क्या कहा हमने? अमरबेल, रेफिलिसिया और केसिया। ठीक है, देखते हैं। हमने कहा परजीवी दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण परजीवी और एक जो पूरे जीवन काल है, दूसरे जो कुछ समय के लिए है। अब देखिए पूर्ण परजीवी एक कंप्लीट, वही दो प्रकार के, या तो स्तंभ होंगे या मूल पर, हाँ है ना। स्तंभ परजीवी और इनमें आता है अमर। तो एक बात तय हो गई है कि अमरवेल सारी जिंदगी दूसरे पौधे पर निर्भर रहेगा। अमरवेल सारी जिंदगी दूसरे पौधे पर, और काय पर? जड़ पर की तना पर? तना पर। काय पर? ओके, यानी अमरबेल एक स्तंभ परजीवी है और साथ में पूर्ण परजीवी। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? ये देखे, इनमें से मूल परजीवी में से गंठवा इंदु की छोड़िए, हम आगे काय पर? आवाज नहीं आ रही है। तो रेफिलिसिया भी सारी जिंदगी परजीवी रहेगा, लेकिन काय पर रहेगा? जड़। आवाज नहीं आ रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफिलिसिया, इसकी जड़ें दूसरे की जड़ों में घुस जाती हैं। तो हमें दो चीजें मिली, एक अमरबेल, आवाज नहीं आ रही है, अमरबेल ये पूरी जिंदगी परजीवी है, यानी पूर्ण परजीवी है, और दूसरा स्तंभ परजीवी है, तनों पर पाया जाता है। दूसरा हो गया रेफिलिसिया, ये भी कंप्लीट परजीवी है, कंप्लीट पैरासाइट है और जड़ों पर परजीवी है। देखते हैं इसके बाद आंशिक भी दो प्रकार की, या तो स्तंभ या मूल। आंशिक में देखिए, ये सारे नाम आपको याद नहीं रखना, मेन है चंदन। क्या है? अरे क्लियर है? चंदन का पता चल गया कि चंदन एक मूल परजीवी है, लेकिन कुछ समय के लिए है, कंप्लीट परजीवी। ओके, अमरबेल, रेफिलिसिया, चंदन। ओके, देखते हैं अमरबेल। अब ये आप ये कहते हैं, वो कहते हैं बाजू वाले से लिपट जाता है, उसके चूसक जाइलम फ्लोएम तक पहुंच जाते हैं। ये देखो दूसरे पौधे पर जाकर के तनों से अपना रस चूसता है, ये है अमरबेल। क्लियर है? रेफिलिसिया परजीवी है, पत्तियों का अभाव होता है, सब पुष्प बस पाया जाता है, ये दूसरे की जड़ों में घुस जाता है। अरे क्लियर है?
ये है मूल परजीवी, ये देखो आप रेफिलिशिया। इसे पत्तियां नहीं, इसकी जड़ें देखो, जो जड़ें दूसरे के पौधों में घुस जाएंगे तो वहां से रस प्राप्त करेंगे। ठीक है। चंदन, चंदन 3-4 साल तक अविकसित रहता है। जब तक ये अविकसित प्रकार का रहता है 3-4 साल तक, तब तक ये दूसरे बाजू वाले पौधे पर, खासतौर से यूकेलिप्टस, इन पर परजीवी रहता है। लेकिन जब ये सक्सेस हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो ये परजीविता छोड़ दे। तो परजीवी का चित्र हम देखेंगे जब तक ये छोटा है तब तक का। तो ये देखें, ये चंदन का वृक्ष है और ये जब तक छोटा रहेगा तब तक ये परजीवी रहेगा। बड़ा वृक्ष बनने पर ये परजीवी नहीं। तो कोई डाउट है? परजीविता समझ में आ गई है? अब बात कह पा रही है? ओके, दो चीजें पढ़ी थी हमने। पहली बात तो एक काम ये करेगा, एक काम ये करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सवाल कहता है हमारे पास क्लोरोफिल है लेकिन हमारे पास जड़े, हम चूस नहीं सकते। कवक कहता है हमारे पास चूसक है, क्लोरोफिल। वो कहते चलो बन गई दोनों की जोड़ी, अपन दोनों एक साथ पौधा बन जाते हैं। इन्हें कहा गया लाइकेस। कवक ने चूसा, शैवाल ने खाना बनाया। ओके, चलिए इसके बाद कई पौधों में विकसित जड़ें होती हैं, लगता है कि विकसित हैं लेकिन उतना अच्छा चूस नहीं पाते, तो उनके साथ भी कवक चिपक जाता है और ये जड़ें उनके साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं। कवक होने के कारण वो चूसने लगता है और पौधा होने के कारण ये भोजन बनाने लगता है। ऐसे जो पार्टनरशिप है उसे कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं? हमें आवाज नहीं आ रही है? एक और पार्टनरशिप देखने को मिलती है, राइजोबियम। क्या मिलती है? जो द्विदलीय पौधे होते हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, चना हो गया, मटर हो गया, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ये बैक्टीरिया राइजोबियम होता है। अब ये बैक्टीरिया कहता है कि हमें भोजन चाहिए, पौधा कहता है हमें नाइट्रोजन चाहिए, तो राइजोबियम कहता है कि ठीक है, हम तो सीधा नाइट्रोजन खींच लेंगे। हम खींच लेंगे क्योंकि तुम नाइट्रोजन डायरेक्ट ले नहीं सकते, तो तुम्हें हम नाइट्रोजन दे देंगे, तुम हमें भोजन दे देना। और ये पार्टनरशिप चलती रहती है। और इसी पार्टनरशिप के कारण दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनता है अमीनो अम्लों से। अमीनो अम्ल, अब किनको नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगी? जिनके पास राइजोबियम है। राइजोबियम किनके पास है? जिनके दो दल हैं, उनकी गांठों में है। तो इसलिए दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है क्योंकि उनको नाइट्रोजन ज्यादा मिल रही है। तो आपको 3 उदाहरण मिल गए हैं, एक लाइकेस, एक और एक। देखे, जब दो जीव परस्पर एक साथ रहकर इस प्रकार जीवन यापन करते हैं कि दोनों में जीवों को फायदा होता है, सहजीविता कहलाता है। लाइकेंस, ओके, क्लियर है? यह शैवाल है और कवक। देखे माइकोराइजा, ये देखो, ये पेड़ बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन इसकी जड़ें उतना चूषण नहीं कर पा रही। बाजू में ये आ गई एक कवक, ये कवक और इनकी देखो पार्टनरशिप बन गई। ये क्या कर रहा है? चूस रहा है। ये मटेरियल ऊपर जा रहा है, इस पत्तियों ने भोजन बनाया और ये मटेरियल नीचे जा रहा है। आया ना? इस बार हमारा प्रयास है कि हर चीज आपको रटनी ना पड़े, याद आ जाए। ये पेड़ आ जाए याद, ये जड़ें आ जाए याद, और ये कवक। ओके, ये माइकोराइजा है और एक तीसरा आएगा राइजो। क्या आएगा? चलिए अब ये पढ़ते रहिएगा। अब आगे कीट भक्षी पौधे। क्या आगे? सुनाई दे रहा है? कीट भक्षी पौधे में आपको इसका पहले से बता चुका। ऐसे पौधे जिनमें नाइट्रोजन की कमी है, हाँ या ना? अब जड़ों में वो सहजीवी भी नहीं है, राइजोबियम नहीं है, लेकिन अगर प्रोटीन नहीं मिला, नाइट्रोजन नहीं मिला, मतलब अमीनो अम्ल नहीं मिला, अमीनो अम्ल मिला, प्रोटीन नहीं मिला,
तो शरीर का निर्माण नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से प्रोटीन तो चाहिए। तो ये पौधे करते क्या है कि अपने पुष्प को ऐसा खुला रखते हैं और इसमें चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं। कई सारे दुनिया में ऐसे पुष्प हैं, इन पर जब कीड़ा आता है सुंदर देख करके तो लसलसे पदार्थ में चिपक जाता है और उसी समय ये पुष्प बंद हो जाता है और उसका रस चूस लेता है। ओके, यानी दुनिया में इन पौधों को भी मांसाहारी पौधे कहा जाता है, कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। इनमें भी नाम आते नेम्फेंथिस, ओके, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, ये नाम रटना पड़ेंगे। देखो सीधी बात, ये देखो नेपेंथिस का है, नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया, नाम रट लो ये। इसे ये नेपेंथिस है, ये आपको देखो एक घड़े के समान लग रहा, यहां कीड़ा आएगा ये ढक्कन बंद हो जाएगा। सुन रहे हो? इसे घटपर्णी भी कहते हैं। इस पौधे को हिंदी में कहते घटपर्णी, क्या कहते हैं? इसे कलश पादप भी कहते हैं और इसे पिचर प्लांट क्या कहते हैं? तो कई नाम आ जाएंगे पेपर में, पिचर प्लांट, घटपर्णी पौधे, ओके, नेपेंथिस। अब ये एक ही है या यूट्रिकुलेरिया अलग है, ड्रोसेरा अलग। और चित्र देख ले, देखो ये और एक अलग पौधे का है। अब देखो ये पुष्प खुल गया, ये कीड़ा बैठा है, थोड़ी देर बाद ये बंद। ठीक है, चलिए खनिज पोषण, हम 1 मिनट में चाय पी करके आ रहे हैं, फिर खनिज पोषण की बात करते हैं। चलिए देखें, अब आप भूलेंगे तो नहीं ज्यादातर। देखिए हमने मेहनत भी इसलिए ज्यादा करी है ताकि कई सारे बच्चों का कहना यह था कि सर हम भूल जाते हैं पढ़ते हैं। हमने एनिमेशन डालने का ज्यादातर प्रयास इसलिए किया है ताकि आप भूल ना पाए। ओके, पिछले बार हम यही स्लाइड सारे बच्चों को पोस्ट कर देते थे, लेकिन कुछ बच्चों ने हमारे साथ बहुत बड़ी ईमानदारी भी रखी। उनने ये किया कि इस स्लाइड को जो हम लोगों ने मेहनत से बनाई दूसरी कोचिंग वालों को दे दिया। उनने बढ़िया स्लाइड चलाई, देखो हमने बनाई है। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट, कई बार हम लोग चाहते हैं कि देखो ये मटेरियल आपके लिए ही है, हमने बनाया किस लिए? स्टूडेंट के लिए बनाया है, हमारा बिजनेस स्टूडेंट से है। लेकिन जब स्टूडेंट इस तरीके की हरकत करता है कि यहां पढ़ा फिर जाकर के उसका मटेरियल दूसरे को दे दिया, उनने बना बनाया ले लिया, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको नुकसान देता है। इसलिए फिर हमने ये भेजना बंद कर दिया। तो ये आप लोगों को नुकसान हुआ। अगर आप ईमानदारी बरतते तो ये सेम मटेरियल आपको मिल जाता। चलिए अब आप ये मत कहिएगा कि सब ईमानदार रहेंगे। देखे खनिज पोषण, खनिज यानी मिनरल्स। खनिज वो चीजें कहलाती हैं जिन्हें जमीन से चूस कर निकाला जाता है, जिन्हें जमीन से चूस करके, ओके, जैसे आयरन। देखिए एक बात अच्छे से याद रखिएगा, हमारे शरीर में जितने पोषक तत्व हैं पूरे डायरेक्टली पौधों पर निर्भर हैं। हम कुछ भी ना बनाते हैं, ना हम चूसते हैं,
ना जमीन से लेते हैं, मात्र एक ऑक्सीजन है जो हम सीधे वायुमंडल से लेते हैं। ओके, लेकिन अब इन्हें खनिज इसलिए कहा गया क्योंकि आयरन, कोई पौधा कोई आयरन का वो छटक नहीं जाता क्या? ये पौधे आयरन वायुमंडल से लेते क्या? वो कहां से खींचते? जमीन से। आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे खनिज पदार्थों में आते हैं क्योंकि ये जमीन से लिए जाते हैं। कुछ सारे पदार्थ ऐसे जैसे सोडियम, सोडियम जंतुओं के लिए काम का है, लेकिन पौधों के लिए काम का, अरे क्लियर है? लेकिन कैल्शियम फास्फोरस हमारे लिए भी काम का है, पौधों के लिए भी। देखते हैं, आगे चलते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया बनाते हैं। चलिए, सीधी बात ये, पौधों के विभिन्न खनिज तत्व हमने आपको बता दिया। जहां पर समय बचाने का है वहां समय बचाना है, फॉर्मेलिटीज नहीं करना है, ठीक है? अब देखते हैं, देखिए एनपीके पौधों में, जितने किसान लोग हैं वो जानते होंगे, जब आप खाद की बोरी लेने जाते हैं तो आप तीन चीजों को तो बेसिकली डालते हैं, एक एन, एक पी और एक के। एनपीके सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम। सोडियम, फास्फोरस और, अरे सॉरी एन, एन का यहां मतलब जंतुओं में सोडियम है, एन नाइट्रोजन। सॉरी, करेक्ट कर लीजिएगा, हम सोडियम को जंतुओं में ज्यादातर पढ़ेंगे और पौधों में नाइट्रोजन। ओके, सॉरी, इसे ध्यान से करेक्ट कर लेना, नहीं तो पता चलो फीड हो जाए। ओके, यहां पर हम कहेंगे एनपीके यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब देखिए, इसको बाद में पढ़े हम पहले वो बातें कर लेते हैं जिनमें हमें पता है हमारे सामाजिक जीवन में। आप ज्यादातर जितने लोग, यदि थोड़ी बहुत भी खेती आपके पास हो, आप गांव में रहते हो, तो आपने देखा होगा आप यूरिया की चर्चा तब करते हैं जब आप जमीन में जुताई करने के बाद बुआई कर देते हैं, पौधे उगने लगते हैं। लेकिन आपको लगता है यार इसमें फूल ही नहीं लग रहे, बेसिकली फूल नहीं लग रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन की कमी, और आप यूरिया लेने दौड़ पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। बेसिकली मैंने कहा, अरे क्लियर है? यानी एक बात तय है कि नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो वो प्रोसेस तो है ही कि नाइट्रोजन नहीं तो अमीनो अम्ल नहीं, अमीनो अम्ल नहीं तो प्रोटीन नहीं, प्रोटीन नहीं तो शरीर का निर्माण नहीं। ओके, उसी अमीनो अम्ल से डीएनए और आरएनए बना, ये भी तय है। लेकिन किसान कैसे देखेगा कि नाइट्रोजन की कमी आ गई है? तो पुष्पन देरी से होने लगता है, पुष्पन देरी से होने लगता है या नहीं होता है? ओके, चलिए, या तो बिल्कुल नहीं होगा या लेट होगा, हम समझ जाएंगे नाइट्रोजन की कमी। अब अगर पुष्प लग गया तो पुष्प के झड़ने का भी एक टाइम होता है। कभी कभार यदि पुष्प पहले झड़ जाए तो किसान भाइयों को नुकसान हो जाता है। फसलों का उदाहरण दे रहे हैं हम, तो आपने देखा होगा यदि पुष्प पहले झड़ जाए तो इसका मतलब है पौधे में कैल्शियम की कमी, बेसिकली कैल्शियम की कमी है। अब जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस, हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस जुड़वा होते, बस यही पौधों में पुष्प जल्दी गिर गया है, कैल्शियम की कमी, साथ में फास्फोरस की कमी है। साथ में क्या की कमी है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। बस हमने जो अब मैग्नीशियम की कमी, क्लोरोफिल की कमी, आयरन की कमी, क्लोरोफिल की कमी, ये दो तो बिल्कुल आप पढ़ा ही चुके हैं। चलिए आते हैं, देखिए यहां पर एन का मतलब नाइट्रोजन, करेक्ट कर लीजिएगा भैया, बार बार बोल दिया मैंने। देखे कार्बन, अब आप कहोगे कार्बन, कार्बन की क्या जरूरी है? अरे भैया, कार्बन के बिना शरीर की कल्पना ही नहीं है। CHO, कार्बोहाइड्रेट भी CHO है, प्रोटीन भी CHO है, वसा भी CHO है, भोजन हमारा CHO है, और ये जो शरीर बना है वो C माने कार्बन, C याने, अब बात समझ में आ गई?
तो शरीर का स्ट्रक्चर के लिए यहां तक कि जो कार्बोहाइड्रेट बना है उसमें भी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ले रहे हैं वो भी कार्बन। ओके, तो इसको आप पढ़ते रहिएगा। अब आगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जल के रूप में। आगे चलते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस है, जबकि श्वसन में लेने वाली। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो श्वसन होगा ही नहीं। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण से पौधे जीवित नहीं रहते, प्रकाश संश्लेषण से तो भोजन बनाते हैं। एक्चुअली वो भोजन टूटता काय की उपस्थिति में। ये कहानी क्लियर कर चुके हम, याद है? ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है ये ग्लूकोज में जाएगा, ग्लूकोज जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, याद है? माइटोकॉन्ड्रिया में एक और से ऑक्सीजन आएगी, ये एटीपी में बनेगा। इसे कहेंगे ऑक्सीश्वसन। क्या कहेंगे? और इसमें 38 एटीपी बनेंगे। और अगर अनऑक्सीश्वसन हुआ 2 एटीपी बनेंगे, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? श्वसन की क्रिया बिल्कुल क्लियर है। और यही बात अगर अनऑक्सीश्वसन दे, काकरोच, केचुआ, हमारे शरीर में पाए जाने वाले कृमि, ये अनऑक्सीश्वसन करते हैं। क्या करते हैं? सीधी बात, जो इतने भीतर जाकर रहते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो श्वसन होने लगता है अनऑक्सी। ओके, केचुआ ऑक्सी अनऑक्सी दोनों करता है, हवा में आ जाता है तो ऑक्सी, अंदर चला जाता है तो एक बात। अब इसके बाद हमने कहा था कुछ जीव ऐसे हैं जो अनाक्षी शोषण करते हैं लेकिन कोशिका के अंदर नहीं, कोशिका के बाहर, कोशिका के, और इसे कहते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन। ओके, इससे एल्कोहल बनता है। ये मैं कहानी बता चुका था। ये ना श्वसन का नंबर आएगा तो आप कहेंगे सर पता है हमें। देखे, अब ऑक्सीजन क्यों जरूरी है नहीं मालूम आपको? चलिए, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन, फिर वही बात, नाइट्रोजन है तो अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है तो प्रोटीन है, नहीं बताया। इसे खनिज तत्व क्यों कहा गया? क्योंकि इसे जमीन से हम निकालते, अब हम नहीं पौधे, ओके, जमीन से निकालते हैं, जमीन से चूसते हैं नाइट्रेट्स के रूप में, नाइट्राइट्स के रूप में। और नहीं तो कुछ पौधे जो होते हैं, शैवाल हो गया और सहजीवी पौधा यानी द्विदलीय पौधा, इनमें नाइट्रोजन ज्यादा पाई जाती है। शैवाल दुनिया का एकमात्र ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन का सीधा उपयोग कर लेता। शैवाल और बैक्टीरिया, शैवाल और ये नाइट्रोजन का सीधे वातावरण से यूज कर लेते हैं। देखे, नाइट्रोजन अमोनियम लवण होते हैं। वायु में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग कुछ हरे पादप जैसे नीली हरी शैवाल और क्लोरोफिल युक्त जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, सीधी बात, शैवाल और बैक्टीरिया ही दो ऐसे जीव हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को सीधा एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखे, इन उदाहरणों को छोड़ करके वायुमंडल की नाइट्रोजन को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। ओके, वे भूमि में नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन को या अमोनिया के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन की उपयोगिता अमीनो अम्ल के निर्माण में, डीएनए के निर्माण में, अमीनो अम्ल से प्रोटीन के निर्माण में, विटामिन आदि के, खास तौर पर विटामिन बी, खास तौर पर विटामिन बी। एक तो बाकी के विटामिन बी नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं, लेकिन खास तौर पर विटामिन बी ये नाइट्रोजन से ही बना है। और इसीलिए विटामिन बी जहां दालें पाई जाती हैं, दालों में ही विटामिन बी पाया जाता है। आज जब विटामिन पढ़ाएंगे तो एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि विटामिन बी बना है नाइट्रोजन से। दालों में क्या है? अब दालों में क्यों है? क्योंकि द्विदलीय पौधों की जड़ों में गांठें हैं, वहां राइजोबियम है। तो विटामिन बी नाइट्रोजन, दालों में नाइट्रोजन, इसलिए दालों में अमीनो अम्ल, इसलिए दालों में प्रोटीन। ओके, नहीं आ रही बात समझ में? इसलिए जहां प्रोटीन है वहां विटामिन बी है, जहां विटामिन बी है वहां प्रोटीन। अब जहां पढ़ाएंगे वहां पर रट्टू तोता जैसा नहीं, एक दूसरे से जुड़ना है। कहां कौन सी चीज, ठीक। आपने देखा होगा, आपको एक बीमारी होती है, डॉक्टर 10 प्रकार की दवाई लिखता है,
क्योंकि एक रोग होने का कारण केवल एक चीज नहीं हो सकता, विटामिन की कमी, इधर से प्रोटीन की कमी, इधर से कैल्शियम की कमी, तो डॉक्टर तुम्हें सब प्रकार की दवाइयां देता है। जब सभी कमियां दूर हो जाती हैं तो आप ठीक हो जाते हो। ओके, देखे नाभ की हमले डीएनए आरएनए के निर्माण में कमी के कारण क्या है, पत्तियां, सॉरी कमी के कारण एक्चुअली कमी का दिखना क्या दिख रहा है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां पीली पड़े मतलब नाइट्रोजन की कमी। पुष्पन देरी से होता है या नहीं होता? अब काय पर आ गए, आवाज नहीं आ रही है। ओके, फास्फोरस और कैल्शियम इनका निर्माण होगा, इनका सीधा संबंध होगा पुष्प से, औषध भूमि से होता है। इसकी कमी से पत्तियां काल पूर्व गिर जाती हैं। देखो आप, समय के पहले गिर जाना, पत्तियां समय के पहले गिर जाना, पुष्प समय के पहले गिर जाना, याद रखिए ये दोनों जुड़वा तत्व कहलाते हैं। पत्तियां यदि समय के पहले ज्यादा गिर रही हैं तो बेसिकली फास्फोरस की कमी है, और पुष्प गिर रहा है तो कैल्शियम की। हालांकि ये दोनों जुड़वा हैं। ओके, फास्फोरस से पत्तियां जल्दी गिरेंगी, कैल्शियम से पुष्प जल्दी गिरेंगे। देखें पोटेशियम, पौधों की पत्तियों में धब्बे दिखाई देने लगते हैं। कैल्शियम, पत्तियों के किनारे हरे मीन हो जाते हैं, कमी कारण पुष्पों का निर्माण रुक जाता है और समय के पहले ही पुष्प गिर जाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं बता रहा, नहीं बताया हमने, आपकी आवाज नहीं आ रही यार। मैग्नीशियम के बारे में, ये क्लोरोफिल का भाग है। क्लोरोफिल के निर्माण, क्लोरोफिल का मुख्य घटक, इसकी कमी आएगी तो पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। आयरन, अब एक बात, एक चीज और नई आ गई, वो बताओ क्या? आयरन मतलब क्लोरोफिल, आयरन मतलब पत्ते हरे होते हैं, लेकिन हरा रंग भी 2-3 टाइप का होता है, हल्का हरा, लाइट हरा, गहरा हरा। तो जितने गहरे रंग की पत्ती, पहली बात तो पत्तियां खाओगे तो आपको आयरन मिलेगा। जब भी आपको आयरन की कमी होती है डॉक्टर कहता पालक खाओ। क्या खाओ? अरे पालक क्यों खाओ? पालक एक प्रकार की पत्तियां हैं और पालक गहरी हरी होती है। गहरे हरे का मतलब इसमें क्लोरोफिल बहुत ज्यादा है। क्लोरोफिल बहुत ज्यादा है मतलब, नहीं आ रही बात समझ में? ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए अब जब आएगा, आगे पढ़ेंगे जंतु भोजन में कि आयरन कहां से प्राप्त होगा, हम कहेंगे पालक से, और कहेंगे हरी सब्जियों से। तो हरी सब्जियों से आयरन क्यों मिलता है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आयरन क्लोरोफिल, आयरन क्लोरोफिल के निर्माण में अब मुख्य तत्व नील हरित शैवाल क्लोरोफिल युक्त जीवाणु सहजीवी जीवाणु को छोड़ करके अन्य पादप वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। बता दिया मैंने। नाइट्रोजन को खनिज एवं गैर खनिज दोनों में रखा जाता है। अब खनिज गैर खनिज दोनों में क्यों रखा जाता है? ज्यादातर जंतु जमीन से खींचते हैं, लेकिन शैवाल डायरेक्ट, जीवाणु डायरेक्ट, इसलिए वहां से गैर खनिज है। ऊपर से आने ऑक्सीजन गैर खनिज है। हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये गैर खनिज है। आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या है? खनिज। ठीक। सोडियम, आयोडीन पौधों के लिए अनुपयोगी होते हैं, लेकिन ये जंतुओं के लिए क्लोरोफिल निर्माण के लिए मैग्नीशियम और आयरन की आवश्यकता होती है। फास्फोरस की कमी से पत्तियां परिपक्व होने से पहले गिर जाती है। ओके, पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज, सुक्रोज यानी शर्करा, अरे क्लियर है, यानी ग्लूकोज के रूप में होता है पादप हार्मोन्स एवं उनके कारण। देखिए, तो यहां तक की सारी कहानी क्लियर है। जैसे हमारे शरीर में, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि हम अपने शरीर की बातें ज्यादा करते हैं, आपने देखा होगा हमारे शरीर में कुछ रस निकलते हैं, और एक्चुअली आपने सुना होगा कि हमारे दिमाग हमारे शरीर पर कंट्रोल है, यानी जो कुछ करता है हमारा मस्तिष्क करता है। लेकिन मस्तिष्क के जैसे मान के चलिए, हम कहते हैं हमारे जिले में जो होता है वो कलेक्टर साहब करते हैं, लेकिन हर कार्यालय में तो कलेक्टर साहब नहीं जा सकते, उनने अपने अधिकारी बिठा रखे हैं।
एक स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, एक पुलिस विभाग का अधिकारी, एक शिक्षा विभाग का अधिकारी, अलग अलग अधिकारी हैं। कलेक्टर साहब ऑर्डर करते हैं उनको, फिर वो अपने कर्मचारियों को फैला देते हैं और वो काम करा लेते। ऐसे होता ना? अरे होता है। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य हैं, उनको करना है, उन जगह जगह हर जिले में कलेक्टर बिठा रखे, कलेक्टर ने अपने अधिकारी और अनुअधिकारियों ने अपने कर्मचारी बिठा रखे। ऐसे ही हमारे शरीर में ये मस्तिष्क ऑर्डर देता है कि अब सोना है, अब उठना है, अब हमारे शरीर की लंबाई में वृद्धि होना है, अब हमारे शरीर की चौड़ाई में वृद्धि होना है, अब तुम्हारा दिल ज्यादा धड़कना है, ज्यादा ऑक्सीजन। तो सारी चीजें कौन कर रहा है? दिमाग। लेकिन दिमाग ने चारों तरफ अपने आदमी बिठा रखे हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रंथियां, ग्लैंड कहते हैं। हमारे शरीर में हर जगह ग्रंथियां हैं। ये ग्रंथियां मस्तिष्क के ऑर्डर से रस निकालती हैं और जिस प्रकार का रस निकलता है वैसा काम हमारे शरीर में होने लगता है। आपको नींद आने लगती है, कभी कभार आप तेज दिल धड़कने लगता है, कभी आपका श्वसन ज्यादा होने लगता है। तो ये सारी चीजें हमारे हार्मोन्स पर निर्भर है। क्या पर निर्भर है? शरीर में निकलने वाले लिक्विड को ही हार्मोन्स कहते हैं। ऐसे ही पौधों में भी है। पौधों में पौधे कब लंबाई में बढ़ेंगे, पौधे कब चौड़ाई में बढ़ेंगे, कैसा उनका शरीर होगा, क्या होगा, पुष्पन कब होगा, ये सारा दारमदार, ये सारी जवाबदारी हार्मोन्स पर है। आपने सुना होगा कि आजकल इंजेक्शन लगा करके फलों को बड़ा कर दिया जाता है। ये एक्चुअली हार्मोन्स हैं, क्योंकि पौधे में हार्मोन्स वही निकलते हैं धीरे धीरे, तो फल धीरे 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 बड़ा होता है। मनुष्य ने पता लगा लिया कि किस रस के कारण बड़ा होता है, उसने धीरे इकट्ठा दे मारा, वो एक ही रात में बड़ा हो गया। तो ये मिसयूज हो गया उसका। लेकिन हार्मोन्स जो हैं, खास तौर पर आपको नाम याद रखना है, पेपर में नाम आते हैं। देखें, एक होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन्स है, पौधे में निकलने वाला। बड़े आराम से सुनिएगा, एग्जाम में आएगा। सुन रहे हो? एक ऑक्सीजन, देखिए हमारे जंतुओं के शरीर में निकलने वाले हार्मोन्स अलग हैं। कहीं थायरॉक्सिन है, सुन रहे हो? बहुत सारे हैं हार्मोन। जब हम मनुष्य का शरीर पढ़ेंगे तो हम वहां पर ग्रंथियों में पढ़ेंगे। अभी देखिए हम पादप पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीजन। देखिए हर चीज का अपना एक महत्व होता है, हर चीज का। जैसे जब गर्मियां आती हैं तो आपने देखा होगा पतझड़ वाले पौधे सारी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि उस समय पौधे को लगता है कि अब पानी की कमी आने वाली है और अगर ये पत्तियां लगी रहीं तो ये पानी ज्यादा उड़ाएंगे। तो सारी पत्तियां क्या कर देता है? गिरा देता है। लेकिन जब तक गर्मी नहीं आती तब तक पौधा पत्तियां गिराता नहीं। यानी कब तक पत्तियां ना गिरे ये भी हार्मोन्स पर निर्भर है, और कब पत्तियां गिरना है ये भी हार्मोन्स पर। जैसे ही हार्मोन्स पत्तियां गिराने वाला आया, सारी पत्तियां गिर गई। अरे क्लियर है? तो अभी हमें ये देखना है कि पादप में ऑक्सीजन का क्या काम है। सबसे पहली बात, पत्तियों के विलगन को रोकना। रोकना यानी पत्तियां झड़ ना जाए। पत्तियां यानी पत्तियों के विलगन को रोकना काम किसका है? दूसरी बात, खरपतवार को रोकना, फर्क विनष्ट करना, नाश करना, खरपतवार को रोकना। आसपास जो उल्टे सीधे पौधे उगाते हैं ये इस पौधे के पोषक तत्वों को ले जाते हैं, चूस लेते हैं, पौधे को नुकसान होता है। तो पौधे में ये जो होता है ये उन खरपतवारों को रोकता है। अब मनुष्य ने ये पता लगा लिया तो जो खरपतवार नाशी आप लोग कीटनाशक डालते हैं उसमें मिला दिया जाता है ऑक्सीजन। क्या मिलाया जाता? और इससे खरपतवार समाप्त हो जाते हैं। पौधे समाप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि पौधे को ऑक्सीजन से कोई नुकसान, लेकिन खरपतवारों को इससे नुकसान है। ये उसी तरीके से जैसे सर्प को खुद के जहर से कोई नुकसान नहीं, लेकिन दूसरे के शरीर में चला जाए तो उसको नुकसान है। तो ये क्या करता है? अब देखें, फसल गिरने से रोकना, यानी
सीधी बात, ऑक्सीजन का काम है विलगन माने अलग होने से रुकना। जब तक फसल है झड़ ना जाए, फल गिर ना जाए, ये काम किसका है? ऑक्सीजन। ओके, अब देखो जिब्रेलिन का काम, अगला आगे जिब्रेलिन, पौधे को लंबा करना, है ना, फूल बनने में मदद करना, किसका काम है? आवाज नहीं आ रही है? तो हमने एक पढ़ा है ऑक्सीजन, क्या पढ़ा है? ओके, आज आपकी 10:30 तक क्लास है, उसके पहले आपके शरीर में थकान नहीं आना चाहिए। ओके, देखे अगला कौन सा है? जिब्रेलिन। ओके, ये जिब्रेलिन बोने पौधों को लंबा फूल बनने में। अब केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन, पढ़ा था। मनुष्य ने यही तो पता लगा लिया, मनुष्य ने पता लगा लिया कि पेड़ों में आखिर फल पकते कब हैं। तो उसने पता लगा लिया जब पौधों में फल पकते हैं उस समय एथिलीन आता है और वो हार्मोन्स पका देता है। अगर ये एथिलीन ना आता तो फल ना पकते। मनुष्य ने ये पता लगा लिया, अलग से एथिलीन निकाल लिया। अब जब भी कच्चे फलों को पकाना होता है तो वो एथिलीन डाल देता है। नहीं आ रही बात समझ? तो ये एक प्रकार का हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है। ये एक प्रकार का गैसी हार्मोन है। एथिलीन एक प्रकार की गैस है, क्या है ये? लेकिन बाद में से द्रव में घोला जाता है तो ये बन जाता है लिक्विड। ओके, देखते हैं यहां से भैया क्वेश्चन आते हैं, आप यहां बाउंस नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर आप घर में पढ़ते हैं पन्ना बाउंस कर देते हैं, बाद में आप कहते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही क्वेश्चन आते हैं। देखे एब्सिसिक एसिड और एक आया साइटोकाइनिन, क्या आया? अब साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करना, साइटोकाइनिन। और एब्सिसिक एसिड क्या? पुष्पन में बाधक, बीजों को सुप्त अवस्था में रखना। एक बात और, जब आप बीज घर में रखे रहते हो ना, जब तक फसल का मौका नहीं आता आपके घर में बीज रखे रहते हैं, वो अंकुरित नहीं होते। वो अंकुरित जब आप उन्हें खेत में बोते हो, उन्हें पानी मिलता है, तब जाकर के वो अंकुरित, है ना? यही पीरियड कहलाता है शांत अवस्था या सुप्त अवस्था। तो सुप्त अवस्था बनाए रखना किसका काम है? एब्सिसिक। आवाज नहीं आ रही है? और एक बात, ऑक्सीजन ने पत्तियों को अलग करने से रोका था, लेकिन अगर पतझड़ आ गया और पौधे से पत्तियां गिरना जरूरी है तो देखो जरा पत्तियों का विलगन कौन करेगा? एब्सिसिक। हमें आवाज नहीं आ रही? तो ऑक्सीजन और एब्सिसिक एसिड एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के। ऑक्सीजन पत्तियों को गिरने नहीं देता, एब्सिसिक एसिड पत्तियों को गिराता है। एक बार फिर रिवाइज कर लो, देखें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। एक नंबर का, चाहे आप रेलवे का पेपर दे रहे हो चाहे एसआई का। ओके, ऑक्सीजन क्या पढ़ा था हमने? ऑक्सीजन में क्या पढ़ा था? पत्तियों के विलगन को रोकना, खरपतवार को रोकना। और क्या पढ़ा था? फसल के, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, खासतौर पे खरपतवार और पत्तियों को। अच्छा, दूसरी जिब्रेलिन का काम था लंबाई में बढ़ाना। क्या काम था? फूल के बनने में। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, एथिलीन पता चला फलों के पकने में। पक्का? बीमार हो गए आप लोग? देखें, एब्सिसिक एसिड बीजों की सुप्त अवस्था में पत्तियों का विलगन, यानी पत्तियों का विलगन करना। और साइटोकाइनिन खास तौर पर कोशिका विभाजन, क्या? कोशिका विभाजन करना, विकास में मदद करना और जीर्णता को रोकना। ओके, अरे क्लियर है? देखिए, तो ये हमारा यहां से ये कंप्लीट हो गया एक चैप्टर। कौन सा? पादप का पोषण। ठीक है, अभी हमारा पादप का एक और लेक्चर बाकी है और वो है प्लांट इंपोर्टेंट। लेकिन इसके पहले हम आपको एक चीज करा दें। अगर हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है
तो हम पहले श्वसन पढ़ लें, जो हमारे लिए अब मात्र 2 मिनट का है। काय का है? अरे है कि नहीं है? नहीं है? ओके। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रकाश संश्लेषण में क्या बना, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च बना, सेल्यूलोज बना, ग्लूकोज बना। ये स्टार्च हो, सेल्यूलोज हो, ग्लूकोज हो, ये अंत में ग्लूकोज में टूटेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके एटीपी बनाएगा। बस यही क्या है? श्वसन। याद रखिए, हमारे पेट में श्वसन नहीं होता, हमारे पेट में होता पाचन। क्या होता? श्वसन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है? और इसीलिए हमें हर सेकंड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन आई, एटीपी बने, और उसी एटीपी से हमारा शरीर चल रहा है। एटीपी से हमारा, एटीपी खाली हो गई तो एडीपी बन गई, नहीं बना। देखें, 2 चीजें जब हम वहां शरीर में श्वसन पढ़ाएंगे तब भी बता दें, या बिल्कुल कहानी क्लियर हो जाना चाहिए। चाहे पौधे हों चाहे जंतु, ये ग्लूकोज क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी बनाएगा। अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनाएगा तो 36 से 38 पैसे की मानेगा 38, और अगर ये दो, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इसे कहेंगे अनाक्सी, इसे कहेंगे ऑक्सी। ओके, पक्का? अब यहां पर ये कई प्रकार के जंतु जो बिलों में रहते हैं वो करते हैं। कई बार पौधे भी अनाक्सीकरण करने लगते हैं जब उन्हें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो। लेकिन जब ये कोशिका के अंदर, यानी कोशिका के अंदर, ये कोशिका के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसे कहते हैं अनाक्सीकरण। कई सारे जीव इसे बाहर करने लगते हैं, ये कहलाता है किण्वन, फर्मेंटेशन। और इससे पदार्थों के सड़ने से, खास तौर पर जैसे आप केक बनाते हो, कहीं बेकरी उद्योग है या ज्यादातर एल्कोहल उद्योग है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सही है? यही प्रोसेस सेम हमारी मांसपेशियों में चल रही होती है। हमारे शरीर में जो आपने खाया, ओके, वो पेट में रोटी गई, चावल गए, उनको तोड़ा गया, मिक्स किया गया और बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड कर दिया गया। ये लिक्विड से निकला ग्लूकोज। ये ग्लूकोज भेजा गया कहा? कोशिकाओं में। कहा? हाँ या ना? ये ग्लूकोज कोशिकाओं में गया, कोशिका के एटीपी में गया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में गया। कहां गया? और माइटोकॉन्ड्रिया फिर वही O2 और एटीपी बना। अरे क्लियर है? फिर वही बात है कि जब हम यहाँ अक्सर करके ऑक्सीजन, लेकिन हम दौड़ के आए, भाग के आए, बहुत ज्यादा काम करके आए, तो हमें और चाहिए एटीपी, तो दोनों चालू हो गए। नहीं आ रही बात समझे? तो हमने 2 प्रकार की चीजें बताई, पायरुविक अम्ल और लैक्टिक। जब एटीपी बन जाते हैं तो ये पायरुविक अम्ल होता है, और जब खाली हो जाता है तो, अरे क्लियर है? यानी एटीपी ज्यादा है यानी पायरुविक अम्ल है, और एटीपी खत्म माने एडीपी यानी मैंने ये खूब रटा दिया, आपको नहीं रटाया है। तो श्वसन की क्रिया दोनों में एक सी होती है, चाहे पादप हो चाहे जंतु। ठीक, तो ये लेक्चर आपका ऑलरेडी कंप्लीट है। जल्दी से स्लाइड चला के देख ले। श्वसन सभी जीवों को अपनी क्रिया बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण से नहीं बताया। यह एक क्रिया है जिसमें एक जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि को ऑक्सीकरण द्वारा सरलतम अपघटित करते हैं। इस क्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से H2O कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें जल भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीश्वसन और नहीं पढ़ाया। देखिए, ऑक्सीश्वसन पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2O में बदला जाता है। ग्लूकोज का एक अणु ऑक्सीकृत होकर के 38 एटीपी या तो 637 कितने किलो कैलोरी ऊर्जा, यह अनाक्सीश्वसन में एल्कोहल बनता है, CO2 बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं, 21 किलो कैलोरी ऊर्जा।
सही है। ऑक्सीजन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है जबकि अनऑक्सीजन में कम ऊर्जा। पता ही है, यहाँ 38 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया, आंत में पाए जाने वाले गोल कृमि, फीता कृमि और आंत के परजीवी अनऑक्सीजन करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पर होने पर ये जीव अनऑक्सीजन करने लगते हैं। ईस्ट, केचुआ, कांकरोच, जली जंतु और अंकुरण करते बीज, अंकुरण करते। ओके, एक बात याद रखिएगा, बीज प्रकाश संश्लेषण नहीं करते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल, उनमें तो भोजन पहले से जमा है। अब भोजन का क्या करेंगे? उपयोग, यानी श्वसन करेंगे। केवल क्या करेंगे? कौन सा? अनाज। ओके, देखें, किण्वन नहीं पता, फर्मेंटेशन देखें, वास्तव में किण्वन अनाक्षी श्वसन है। अनाक्षी श्वसन कोशिका के अंदर, परंतु कोशिका के बाहर होने वाला किण्वन कहलाता है। किण्वन वह क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन के द्वारा एल्कोहल या अम्ल बनता है। इस क्रिया सूक्ष्मजीवों द्वारा संपन्न होती है। उपयोग क्या है? किण्वन का उपयोग बेकरी उद्योग में, एल्कोहल, बियर, ताड़ी आदि बनाने में। ओके, तो ये श्वसन वाला चैप्टर आपका क्लियर। अब देखें, हमें एक और चीज पढ़ना है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपका पादा विज्ञान खत्म। फिर हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। यहां हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट प्लांट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आखिर किन से क्या प्राप्त होता है। अरे क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट है? या थोड़ा सा भैया ध्यान देना, और यहां से क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको याद हो, हमने पढ़ा था हम फलों का कौन सा भाग खाते हैं। कहीं भित्ति खाते हैं, कहीं भूणपोष खाते हैं। हमने सेब और नाशपाती में कहा था हम पुष्पासन खाते हैं, हाँ है ना। अमरूद में हमने कहा था बीजांडासन खाते हैं, भित्ति भी खा जाते हैं। पपीता में हमने कहा था मध्य भित्ति खाते। नहीं याद? याद है? हमने गेहूं में, मक्का में, और गेहूं, मक्का और नारियल। ओके, यहां हमने भूपोष खाया था, नहीं खाया था। बेर जैसे फलों में आम हो गया, आम में हम भित्ति खा जाते हैं, नहीं खा जाते। ओके, टमाटर में भित्ति भी खा जाते, बीजांडासन भी खा जाते। ओके, सच पूछा जाए तो रटने का नहीं बताया मैंने कभी। देखें, चलिए देखिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात, भैया गुनगुनाना नहीं है, गुनगुनाने से कुछ हाथ में नहीं लगेगा आपके। देखें, यहां से आता है, सबसे ज्यादा आता है तंबाकू। ओके, इससे हमें प्राप्त होता है निकोटीन। क्या प्राप्त होता है? ये एक प्रकार का ड्रग्स है, सही है, और इससे दवा बनाई जाती है, खासतौर पर दर्द निवारक। कौन सी? इसका मतलब ये नहीं कि अब तंबाकू खाना चालू कर दो, उससे नुकसान है। दवाएं ज्यादा लेने से नुकसान भी हैं। अब दवाएं जब दर्द हो तब दवाएं लो, अब ऐसे थोड़ी कि मुंह में दवाएं रहो। ठीक है, चलिए, मजाक की बात है। तंबाकू में क्या पाया जाता? याद रखिए, सिनकोना की छाल से प्राप्त होता कुनेन। क्या? ये बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है कुनेन, और ये मलेरिया की दवाई में उपयोग होता है। काय की दवाई में? अरे क्लियर है? चाय और कॉफी दोनों में। एक बात और, चाय में थीन और कैफीन दोनों, थीन और कैफीन दोनों, और कॉफी में केवल कैफीन। सही है? अरे सही है। यहां देखें, अफीम से हेरोइन। ठीक है, ये दो तीन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एपेकोक, एमेटिन प्राप्त होता है। ओके, उल्टी करवाने में उपयोग होता है। कई बार कोई व्यक्ति जहर खा ले या कुछ भी खा ले तो इस दवाई का उपयोग हो, एपेकोक। हाँ या ना? नहीं बनेगा। ये आपको घर से रट के आना है। तंबाकू में निकोटीन है, चाय में थीन है, चाय में कैफीन भी है, और कॉफी में कैफीन है, अफीम में हेरोइन। ओके, देखिए, मसाले देने वाले पौधे, हम कौन सा मसाला
किस भाग से प्राप्त करते हैं? हींग। कहां से? हींग कहां से? यानी हींग एक प्रकार की जड़ है। दालचीनी ये पौधे की छाल है। पौधे की क्या है? क्या? दालचीनी। सुनाई नहीं दिया? लौंग। लौंग पुष्प, पुष्प में डंडियां निकली रहती ना, ऐसे लौंग जो है वो पुष्प है और पुष्प कलिका का भाग है लौंग। केसर ये पुष्पवर्ती है, पुष्प की डंडी है। अरे क्लियर है? पुष्प का भाग है वर्तिका। मेथी। अब मेथी देखो, मेथी जो हम यूज करते हैं वो बीज भी है और हम मेथी की पत्तियां भी खाते हैं। तो मेथी की पत्तियां भी हम इस्तेमाल करते हैं और मेथी का बीज भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं आ रही बात सुन। इलायची का सीधा फल। क्या? फल। ओके, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से क्वेश्चन है कि हींग काय से? जड़ से। दालचीनी, लौंग। ओके, अच्छा आलू क्या है? आलू अदरक। अदरक तना है। हमने कहा था नोड और इंटर नोड है। प्याज तना है, इसमें भी नोड और इंटर नोड है। नहीं कहा था? मूली क्या है? मूली क्या है? जड़ है। अच्छा एक बात बताइए, मूली जड़ है, गाजर जड़ है, हल्दी जड़, तना, पत्तियां। हम हल्दी का कौन सा भाग इस्तेमाल करते? मतलब नहीं पढ़ा आपने? कितने लोगों ने पढ़ा है ऊपर याद है कि हाँ तना है? आप लोगों ने नहीं पढ़ा? भाई साहब नहीं पढ़ो तो फ्रंट पे मत बैठा करो, हमारी बात सुन लो। क्योंकि कारण ये है कि या तो पढ़ के आओ, क्योंकि यहां पर हम बहुत आसानी से नहीं पढ़ाते यार, बहुत जनरली नहीं पढ़ाते। यहां पर ठंड में भी पसीना आ जाता है, अपना सीना फाड़ते हैं और बहुत मेहनत करके आते हैं, बहुत मेहनत आपसे करवाते हैं। सच पूछा जाए तो हमें सीधी बात वो स्टूडेंट पसंद नहीं जो मेहनत करके ना आए। अगली बार से मेहनत करके आओ, अच्छी बढ़िया कंगी अंगी करके सामने बैठो, बहुत अच्छे लगोगे। ने पढ़ के आओ तो वहां बैठो, ठीक है? बुरा नहीं मानना मेरी बात का, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई ये कहता कि हम पढ़ के नहीं आए हैं। पेय देने वाले पदार्थ। ओके, कॉफी। अब देखिए कॉफी हम कहां से? बीज। एक्चुअली जो कॉफी पीते हैं वो बीजों से प्राप्त की जाती है। कोको बीज। ओके, गुराना बीज से, कोला बीज से, चाय पत्तियों से, कहवा बीज से, चाय। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वही चीजें लिखी हैं, देखो। हाँ, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कहीं आंवले का कसेलापन, कहीं मिर्ची में चरपराहट, ओके, प्याज में चरपराहट, या उल्टा कहें तीखापन, मूली में तीखापन, टमाटर का रंग। ओके, ये ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, पक्का? क्लियर है? तो देखे, आंवले में कसेलापन टेनिन काय के कारण? टेनिन अम्ल के कारण होता है। बादाम में होता है एमाइलेडिन। चलिए, पपीता का पीला रंग कैरीजेक्थिन। भैया रटना पड़ेगा। यहां से आप सोचे कि सर हम टाल देंगे, एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी यहां आना ही है। ये सीधी बात, अगर हमने क्लास में स्लाइड चलाई है मतलब वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ओके, देखे मिर्च, कैप्सिसिन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कैप्सिसिन के कारण, का के कारण? पपीते में पीलापन कैरीजेक्थिन के कारण, बेल में कड़वाहट मार्मोलोक्सिन के कारण, पीपर में कड़वाहट, चलिए छोड़िए, मूली में तीखा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आइसोसाइनेट का कारण। अरे क्लियर है? ये रखना है आपको। खीरे में कड़वाहट,
बिटेसिन, कुकर बिटेसिन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मिर्ची का, लहसुन का, ये चीजें ज्यादा आती हैं। कहीं आपका गाजर का, ओके। देखिए करेले में कड़वाहट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आएगा ही, पूछा जाएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज का मतलब है सामान्य तौर पर हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनकी जानकारी हमें उपलब्ध होना ही चाहिए, ओके। और ये कल आपको याद रहेगा। देखे खीरे में कड़वाहट, कुकर बिटेनस, करेले में मेमोडिका साइट, ओके। ये कल रट के दिखाओगे आप। टमाटर का लाइकोपिन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लाइकोपिन। आलू का हरा रंग सोलेनिन, आया ना। प्याज में पीला रंग, ठीक है, रंग की बात हुई अभी। प्याज में लाल रंग, देखें जरा, एंथोसाइनिन। हल्दी में पीला रंग, कुरकुमिन, ओके। गाजर का नारंगी रंग, कैरोटीन। गाजर में कैरोटीन पाया जाता। गाजर में क्यों? अरे क्लियर है। मिर्च में लाल रंग, कैप्सिन, ओके। रंग अलग बात है, स्वाद देखो अभी पढ़ा था आपने मिर्च में कैप्सिन, क्या पढ़ा था? ये एक्चुअली चरपराहट थी, काय के कारण कैप्सिन। जो रंग देते हैं वो एक्चुअली वो है वर्णक, क्या है? अरे क्लियर, वर्णक देते हैं रंग, और ये स्वाद देने वाले अलग हैं, ठीक है। देखें अभी हमने पढ़ा, ये देखिए मिर्च कैप्सिन, गाजर का लाल रंग एंथोसाइन। अब देखना, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन, गाजर का लाल रंग एंथोसाइन। दो रंग हो गए, अरे दो रंग हो गए। नारंगी रंग का के कारण कैरोटीन के कारण, और ये गाजर का मजा नहीं आया। तिलहनों के तेल का पीला रंग कैरोटीनॉइड, ठीक, ये याद होना चाहिए। एक बार फिर रिवाइज कर लो इनको, आप जब घर में पढ़ोगे तब पढ़ोगे। आंवले का कसेलापन टेनिन, मिर्च में कैप्सेसिन, मूली में आइसोसाइनेट, ओके। बाकी आप पढ़ते रहे। खीरे का कुकुरबिटेसिन, करेले में मेमोडिका साइट, टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन, ओके। आलू का हरा रंग, प्याज में पीला रंग, चलिए प्याज में लाल रंग एंथोसाइन, हल्दी में पीला रंग कुकरमेन, गाजर का नारंगी रंग। चलो अब ये घर में पढ़ते रहना आप। धूम्रपान, मादक पदार्थ देने वाले, भांग, गांजा, चरस, हाँ है ना। सुन लीजिए, ये किस भाग से प्राप्त होते? भांग, गांजा, चरस, ये पौधे की पत्ती से। अब देखिए अफीम, अफीम निकाली जाती है एक्चुअली लेटेक्स से। अफीम जो निकाली जाती है, अभी हमने पढ़ा था अफीम का पौधा, और इससे निकाला था हेरोइन। एक्चुअली आपने देखा होगा कई पौधों में दूध पाया जाता है, आप उसे कट लगाते हो तो उससे एक लिक्विड निकलता है, दूध जैसा लिक्विड निकलता है। बस वही है अफीम से निकलने वाला दूध, यानी लेटेक्स। और इससे फिर अलग अलग प्रकार की ड्रग्स बनाए जाते हैं, खासतौर पर हेरोइन बनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियां। देखें पौधों से कवक से प्राप्त होती है, हाँ या ना। बेलाडोना के पौधे से एट्रोपिन, बेलाडोना के पौधे से, ये दर्द निवारक दवाई है, पौधे से बनाई जाती है। एट्रोपिन कौन सी? काफी। कैफीन प्राप्त होता है उत्तेजक, इसीलिए जब आपका शरीर ढीला पड़ने लगता है तो लोग कहते हैं यार चाय पिलवा दो या कॉफी पी लो। एक्चुअली ये भी एक प्रकार का ड्रग्स है जो हमारे शरीर को उत्तेजित कर देता है। कई लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उत्तेजना के लिए पीते हैं, सही है। आपको उतना उत्तेजित नहीं होना, यहां तक चलेगा। चाय कॉफी उत्तेजित हो जाइए, इससे ज्यादा नहीं। इपिकॉक, इमेटिन, डहेलिया से मधुमेह की दवाई, आया ना। कई पेपर में आया है कि अगर आपको इंसुलिन प्राप्त करना है
या मधुमेह की दवाई प्राप्त करना है तो डहेलिया। कैसे? बढ़िया आवाज दो यार। हम आपके हर उस पॉइंट पर ध्यान दे रहे हैं जहां से आपका एक नंबर का क्वेश्चन आना है। आप अदर जगह पढ़िए या पता कर लीजिएगा, वहां पर डायरेक्ट विटामिन, डायरेक्ट फलाने चीजें पढ़ा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर इतने ऊपर से आते तो हर आदमी सर्विस में होता। बहुत मेहनत करना पड़ती है सिलेक्शन लेने के लिए। ये देखें, सर्पगंधा से एंटीबायोटिक, तंबाकू से, सिनकोना से, एफेड्रा से, अरे क्लियर है। अब देखिए, व्रणकल देने वाले पौधे बादाम बीज पत्र से, बादाम बीज पत्र से निकाला जाता है। नारियल, मूंगफली, अरे क्लियर है। पुनेन छाल, बेलाडोना पत्ती, अरे क्लियर है। ब्राही पत्ती से प्राप्त होती है। ब्राही दवाई सुनी होगी आपने, नहीं सुनी है? अरे स्मरण शक्ति बनाने में कितनी ज्यादा आती है, टीवी वगैरह नहीं देखते क्या? या ब्राही का कितना ज्यादा वो आता है, एड वगैरह आता है कि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए वो की जाती है, बताई जाती है। ब्राही एक पत्तियां हैं जिनका रस टॉनिक के रूप में निकाल करके कहा जाता है कि स्मरण शक्ति बढ़ती है। ओके। अश्वगंधा जड़ से प्राप्त होती है, सर्पगंधा जड़ से प्राप्त होती है। अफीम फल, अभी कहा था हमने अफीम, अफीम फल के लेटेक्स से, कैसे? देखो, मार्फिन बनाया जाता है फल एवं बीज से। रेशेदार, अब रेशेदार कौन है? जूट, रेशा यानी धागा। ओके। कपास, क्लियर है। देखते कौन कौन दे रहे हैं? जूट, फ्लोएम। उस पौधे का जो फ्लोएम है वो एक्चुअली जूट है, मजबूत होता है। कपास बीज के बाहरी भाग से, अलसी तना से, भांग फ्लोएम से। अरे क्लियर है। नारियल फल की मध्यविद्धि से। चलिए, जिन चीजों को ज्यादातर पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया, और ये हमें हर हाल में कल याद होना चाहिए। अरे क्लियर है। और यहां तक कि हम 9 नंबर तक हम फाइनल कर चुके। ठीक है, अभी हमारे पास 20 मिनट बाकी है और हमें पढ़ना है जंतु जगत। क्या पढ़ना है? ओके, चलिए। बोर हो रहे हैं आप लोग? हमें जंतु जगत के बारे में पढ़ना है। चलिए, पानी पी करके आ रहे हैं हम, तब तक आप जंतुओं को देखिए। पानी पिला दो यार। जाओ। चलिए शुरू करें। अब यहां देखिए, हमने जितनी सारी चीजें पढ़ी हैं, देखें हमने जितनी सारी चीजें पादपों में पढ़ी हैं, बस एक चीज कट हो जाएगी, वो है प्रकाश संश्लेषण। क्या कट हो जाएगी? क्योंकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, लेकिन
भोजन करेंगे और श्वसन करेंगे। अब देखिए, हमने कोशिकाएं पढ़ी थी। कोशिका हमने उस समय याद हो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक में हम चले गए थे कहां? पादप कोशिकाओं में, फिर पादप शरीर पढ़ा। अब यहां पर आपको जंतुओं के बारे में पढ़ना है, जंतुओं के शरीर के बारे में पढ़ना है। तो जंतुओं में सबसे पहली बात, कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं ऊतक। क्या बनते हैं? यानी टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू के मिलने से बनता है अंग। क्या बनता है? अरे क्लियर है? फिर हमारे शरीर में श्वसन के लिए एक अलग अंग है, फिर रुधिर है, रुधिर को ले जाने के लिए हमारा हृदय है, एक हमारा सेपरेटली पाचन तंत्र है, और एक हमारा उत्सर्जन तंत्र है जो हमारे बेकार के मटेरियल को अलग कर देता है। सही है? अरे क्लियर है? और हम जो भी अंग पढ़ेंगे, जैसे मान के चलिए हम रुधिर पढ़ रहे हैं तो रुधिर की बीमारियां वहीं पढ़ेंगे, हम मस्तिष्क पढ़ेंगे तो मस्तिष्क की बीमारियां वहीं पढ़ेंगे, अगर हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो पाचन तंत्र की बीमारियां वहीं पढ़ेंगे। ओके, चलिए पहले जनरली हम यहां से ओपन करते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, जंतु जगत का वर्गीकरण, इसको रोक लेते हैं प्लीज, ये आपके एग्जाम के काम का नहीं, इसको लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम यहां आपका वर्गीकरण करा देंगे, ठीक है? ये आपके एग्जाम में ज्यादातर नहीं आता है, ज्यादातर, इसको लास्ट में हम कहीं भी एडजस्ट करा देंगे। चलिए आते हैं हम जंतु, भोजन एवं स्वास्थ्य, ठीक है? पहले हम पढ़ते हैं जंतुओं के शरीर की संरचना यानी ऊतक। ये देखें आप, ये मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का काम है, बस आपको ध्यान देना है। देखिए, हमारे शरीर में कई सारे अंगों का निर्माण हुआ है। अंग बने हैं टिश्यू से, टिश्यू बने हैं कोशिकाओं से। कैसे? अरे क्लियर है? हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कोई हमारी बाहरी लेयर बनाते हैं, कोई हमारी भीतरी लेयर बनाते हैं, तो कोई लिक्विड हैं जो इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। फिर हमारी पेशियां हैं। क्या है? हमारे शरीर में पेशियां भी 3 प्रकार की हैं, जिनमें एक जो हमारी इच्छा से काम करती हैं, हाँ या ना? एक जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती, दिन रात काम करती हैं, आपकी इच्छा से काम नहीं करती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आपका हृदय आपकी इच्छा से धड़कता है? क्या आपकी आहार नाल आपकी इच्छा से काम करती है? ऐसे कई सारे अंग हैं जहां का काम आपके सोचने से नहीं। लेकिन कुछ सारी पेशियां ऐसी हैं जो दिखने में लगती हैं कि ऐच्छिक हैं निर्माण में, लेकिन कार्य में लगती हैं कि ये अनैच्छिक हैं। जैसे हो गई हृदय की पेशियां। कैसी? तो इन्हें हम थर्ड टाइप बना देते हैं। हृदय की पेशियों को हम अलग पढ़ते हैं, तो ऐच्छिक हो गई, अनैच्छिक हो गई, और एक हृदयक हो गई। हम इसे अलग पढ़ते हैं, हालांकि हृदय पेशियां काम के आधार पर होती हैं अनैच्छिक। चलिए आते हैं, बहुत जनरल सा पॉइंट है, बिल्कुल आपने बायो कभी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को, जब कई सारे ऊतक मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। अंग अपने आप में एक कंप्लीट होता है, और अंग का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है। ओके, देखिए सबसे पहली बात हम देखते हैं जंतु ऊतक। जैसे हमने पढ़े थे, आपको याद हो पादपों में 2 ऊतक पढ़े थे, जाइलम और, जोर से बोलो यार। ओके, यहाँ आते हैं जंतुओं के शरीर पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। एक, उपकला ऊतक। उपकला का मतलब है एपिथेलियल, यानी जो ऊपर, एपिथेलियम, एपिथेलियम का मतलब होता है ऊपर, जो हमारी ऊपर की लेयर बनाए उन्हें कहते हैं उपकला ऊतक। एक होते हैं संयोजी, संयोजी तो ये लिखा कनेक्टिव, जो हमारा कनेक्शन कराते हैं एक का दूसरे। ओके,
जैसे हमारा ब्लड, एक्चुअली ब्लड ही हमारा ऐसा ऊतक है जो बाकी सारे अंगों को हमसे जोड़ता है। अरे क्लियर है? तो एक कौन सा हो गया? कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक। अभी हमने पेशियां का चर्चा करी थी। तंत्रिका ऊतक, जिसका काम है हमारे सेंस को जगाना, आपको दर्द हो रहा है एहसास कराना, ओके, सोचना समझना, आपके सेंसिटिव को एक्टिव करना, आपकी भावनाएं, आपको किसी से घृणा है, आपको किसी से प्रेम है, सुन रहे हो, आपको सोच रहे हैं, ये सारा काम किसका काम है? तंत्र। तो ये तंत्रिका ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले इनको रटना नहीं है, हमें केवल एक वो ऊतक पढ़ना है जो हमारी बाहरी लेयर बनाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में, आया ना, एक हम पेशियां पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में आखिर पेशियां कितने प्रकार की होती हैं, क्लियर है? और तंत्रिका ऊतक वो पढ़ेंगे जो एक्चुअली हमारे शरीर को सेंस प्रदान करते हैं। देखे, उपकला बात, इसमें बिल्कुल सार है, आप समझ लीजिए। त्वचा, क्यों? क्योंकि हमारी बाहरी लेयर कौन ने बनाई है? ये ऊतक जंतु की बाहरी भीतरी स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इनमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से होता है। अभी हम लसिका बताएंगे ब्लड में होता क्या है। अरे क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है। त्वचा की बाह्य सतह, है ना। अब जितनी सारी झिल्लियां हैं, तो वो हमारे शरीर की एक बात है, जितने सारे अंग हैं, जैसे हृदय, तो हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जो हृदय को धक्कों से बचाती है। उसे एक प्रकार से हम कहते हैं, जैसे अपन गाड़ी में ग्रीस करते हैं, चिकनाई बनी रहे, बस यही काम इन झिल्लियों का होता है। हमारा ब्रेन एक झिल्ली से घिरा है, हमारा हृदय एक झिल्ली, हमारे फेफड़े, यहां तक कि हमारा लीवर भी एक। अरे क्लियर है? यानी ये हमारी त्वचा है, वो हृदय की त्वचा है, ब्रेन की त्वचा है, सॉरी लीवर की त्वचा है। ओके, नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सारी झिल्लियां इसी से बनी होती हैं। देखो जरा साफ लिखा है, त्वचा, हृदय की त्वचा या हृदय की झिल्ली, फेफड़े की चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों की दीवार, दीवार यानी झिल्ली। कोई डाउट है आपको? अरे कोई डाउट है आपको? तो इन सारी चीजों के जो टिश्यू हैं वो कहलाते हैं एपिथेलियम या एपिथेलियल। ओके, यानी उपकला ऊतक। ठीक, कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? देखें, यह ऊतक अंतरंगों को चोट से बचाता है। संयोजी ऊतक, बस कनेक्टिंग टिश्यू, ये ज्यादातर लिक्विड होता है। अरे क्लियर है? सभी अन्य भागों से जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक कहलाता है। इसमें मेन है रक्त। अब ये रक्त के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो रक्त और लसिका अलग होगा, फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी होगा, थ्रोम्बोसाइट होगा, ये मैटर अलग है। अभी फिलहाल अगर कोई पूछ ले कि रक्त क्या है, तो रक्त एक टिश्यू है। रक्त क्या है? टिश्यू है, एक ऊतक है। कैसा है? तरल है। और किस टाइप का? कनेक्टिव टिश्यू है। कोई डाउट है? तो यहां से क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहां से क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। यह ऊतक हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, मृत कोशिकाओं को नष्ट करके, सीधी बात, हमारे शरीर में बेकार के पदार्थ बाहर, ग्लूकोज वगैरह को अंदर करना, सारी जगह पहुंचाना। क्लियर है? चलिए, पेशी ऊतक, हमारे शरीर में पेशियां हैं जो एक्चुअली हमारे शरीर को बांधे है। ये हड्डी काय के द्वारा पेशी, ये पैर की हड्डी, जांग की हड्डी, काय के द्वारा पेशी। एक्चुअली हड्डियों के ऊपर जो काम कर रही है वो क्या है? पेशी। हड्डी हमारे शरीर को आकार दे रही है, हड्डियां हमारे शरीर को, लेकिन काम कौन कर रही हैं? पेशियां। पेशियां सिकुड़ रही है, पेशियां फैल रही हैं।
आप हाथ ऐसा कर रहे हो, कौन काम कर रही है? पेश। आपका हृदय पिचक रहा है, फैल रहा है, कौन काम कर रहा? आपकी आंख की पलकें झपक रही, कौन काम कर रहा? पेश। ओके, तो एक्चुअली पेशियां आपकी काम कर रही हैं संकुचन का और स्थलन का। संकुचन यानी सिकुड़ना, स्थलन यानी फैलना। ठीक है, और यही कारण है कि थकान जो आती है वो हमें एक्चुअली पेशियों में आती है में, और यही से प्रश्न आता है कि आपकी पेशियों में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। खूब रट गया यार। हम आपका ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लेंगे, लेकिन इन 10 मिनटों में हमें बहुत अच्छी एनर्जी चाहिए। तैयार हो आप लोग? जितने सारे लोग सिलेक्शन लेने आए हैं, मुझे वो लगता है वो तैयार होंगे। केवल कोर्स खत्म करने वाली बात नहीं होना चाहिए। अब देखिए पेशियों तक फिर वही बात, हम 2 मिनट, ऐच्छिक, अनैच्छिक और एक नया पार्ट हृदय। जो ऐच्छिक हैं उनमें क्या होता है, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि आखिर ऐच्छिक पेशियां कौन है, तो कहा गया कि ऐसी पेशियां कि जो हमारी इच्छा से हाथ, पैर, बाकी शरीर हो गई ऐच्छिक। या हमारा पेट, हमने कहा अंदर जो हमारा आहार नाल का काम चल रहा, हमारे हृदय में काम चल रहा, हमारे फेफड़े में काम चल रहा, अनैच्छिक। तो देखा गया, जब अनैच्छिक को देखा गया और ऐच्छिक को देखा गया, तो ऐच्छिक पेशियों में लाइनें बनी थी, रेखाएं। ऐच्छिक में क्या बनी थी? इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रिप्ड। अरे क्लियर है? या रेखित पेशी। रेखित, रेखित यानी जिनमें रेखाएं बनी हैं, और रेखाओं वाली काय पर काम कर रही? ऐच्छिक। और दूसरी हो गई अरेखित, यानी जिनके में देखा गया तो उनमें रेखाएं नहीं थी, और अरेखित थी अनैच्छिक। जिनमें रेखाएं थी वो इच्छा पर काम कर रही थी, जिनमें, लेकिन जब नंबर हृदय का आया तो हृदय में रेखाएं थी, यानी इसे ऐच्छिक काम करना था, काम कर रही थी अनैच्छिक। फॉर एग्जाम्पल देखो, अरेखित, रेखित, हृदय। अरेखित ये पेशी उन अंगों की दीवारों पाई जाती है जो अनैच्छिक रूप से गति करती है। अरेखित, अरेखित, अनैच्छिक, इनमें लाइनें नहीं है, ये स्ट्रिप्ड नहीं है, अनस्ट्रिप्ड है ये। अरे क्लियर है? आहार नाल, मूत्राशय, रक्त वाहिनियां, क्लियर है? अब देखो, हमने हृदय का नाम नहीं लिया, हाँ, लेकिन फेफड़ा कह सकते हो आप। देखो, अरेखित पेशियां उन सभी अंगों में पाई जाती हैं जो स्वयं गति करते हैं। रेखित वे पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छानुसार गति करते हैं, हमारे हाथ, पैर। ठीक। हृदय पेशियां, अब इनको अलग क्यों पढ़ा गया? अब ये रेखित हैं, जब इनमें देखा गया तो एक्चुअली ये रेखित हैं, और अब जब रेखित है तो काम करना चाहिए था कैसा? ऐच्छिक, लेकिन काम करती हैं अनैच्छिक, इसलिए इन्हें थर्ड टाइप बनाया गया। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। रचना की दृष्टि से ये रेखित है, लेकिन मांसपेशियों की, देखो जरा ये लाइन रचना की दृष्टि से ये रेखित से मिलती हैं, लेकिन हृदय की हमारी इच्छा से धड़कता है, तो काम की दृष्टि से ये। फिर अब ये मटेरियल पढ़ते रहना। मांसपेशियों की संख्या हमारे शरीर में 639 है, सबसे बड़ी मांसपेशी, छोटी ये आप पढ़ते रहना, ठीक है? अब काय पर आ गए? अब तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में, याद रखिएगा, हमारे शरीर में जब कंट्रोल करने की बात आती है तो जैसा मैंने कहा, ये मस्तिष्क, और मस्तिष्क की पूंछी रीढ़ की हड्डी, ये टोटल मिलाकर के बनता है तंत्रिका तंत्र। क्या बनता है? ये सारी नियोजित क्रियाओं को कंट्रोल करता है, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी का धागा, ये अचानक होने वाली क्रिया, अचानक आपने अंगार पकड़ लिया तो आप तुरंत हाथ झटक देंगे, आपको कोई ने पिन चुभोई, आप तुरंत झटक देंगे, आपकी आंख में कचरा जाने वाला था, पलक झपक देंगे, आपको कोई डंडा मारने वाला था, हाथ सामने आ जाएगा। ये काम दिमाग नहीं, इसने सौंप दिया अपनी पूंछ को, यानी रीढ़ की हड्डी। ये जब उसका पार्ट आएगा, अभी तो अपन जनरली पढ़ रहे हैं, वहां पढ़ेंगे, ठीक है?
तो ये पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इनकी कोशिका न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया, वहां पढ़ेंगे। मनुष्य के महत्वपूर्ण तत्व, मानव शरीर में बनावट की दृष्टि से जल इतने % है, प्रोटीन इतने % है, वसा इतने %, पढ़ लीजिएगा। जनरली है 24 तत्व होते हैं। हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखो जरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये जनरली है। हाँ, अब एक बात और, त्वचा एक टिश्यू होने के साथ साथ हमारा एक अंग बन गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है। तो कई सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? अंग। देखें, पुरानी त्वचा नई त्वचा में लगभग 50 दिनों में बदल जाती है। शरीर पर त्वचा की मोटाई सभी जगह एक सी नहीं होती, कई जगह ये पतली होती है, कई जगह ये हथेलियों में मोटी होती है। हम पैर के तलवों में देखें तो भी मोटी होती है। देखें, तलवों, हथेलियों, आंखों की पलकों की त्वचा सबसे कम मोटी होती है। अब देखो जरा, तो ये त्वचा के बारे में आपने पढ़ लिया। अब एक्चुअली हमें पूरा जो अब सिस्टम पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? श्वसन तंत्र, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इतनी सारी चीजों से क्वेश्चन आएंगे। एक, हमारे शरीर में भोजन, ओके, फिर भोजन करेंगे तो श्वसन तंत्र। अब देखिए, श्वसन तो हम पढ़ चुके, लेकिन श्वसन तंत्र में आएगा फेफड़े। क्या आएगा? और फेफड़े रक्त लेंगे, और फेफड़े ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन वो रक्त को देंगे तो रक्त में, अब रक्त को पंप कौन करेगा? हृदय। क्या? तो ये तीन चीजें देखो जरा, ये श्वसन जो है ना, ये श्वसन प्लस परिसंचरण तंत्र एक साथ, फिर उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र। ये देखें, पेन कहां गया मोरू? चलिए देख लेते, यहां देखें, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। क्यों? अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, लेकिन एक्चुअली ये सिस्टम करता है हार्मोन्स के द्वारा। काय के द्वारा? आपकी लंबाई कब बढ़ाना है, जब तक लंबाई बढ़ेगी ये हार्मोन्स निकलेगा, फिर लंबाई नहीं बढ़ना वो हार्मोन्स विलुप्त हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा तंत्रिका तंत्र हार्मोनल सिस्टम पर बेस्ड है। अरे क्लियर है? तो ये दोनों एक साथ पढ़ना है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, ये एक साथ पढ़ना है। तो हमारा लगभग कोशिश हमें करना है कि हर हाल में कल और परसों में हमारी ये टॉपिक निपट जाए। ओके, तो कल हम पाचन तंत्र, और एक बात और, पाचन तंत्र से बहुत क्वेश्चन बारीकी से आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पाचन मुख से चालू हो जाता है। मुख क्या है? अमाशय क्या है? अमाशय के बाद छोटी आंत क्या है? बड़ी आंत क्या है? कहां पित्रस आता है? पित्रस में कौन से एंजाइम होते हैं? हम खाते क्या क्या है? कहां पचता है? अरे क्लियर है? हमें वहीं पर वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारी चीजें पढ़ना है। फिर उनमें कितने तत्व पाए जाते, खनिज तत्व पढ़ना है। उनकी कमी से क्या रोग होते हैं, हमें ये पढ़ना है। जब हम ये सब खा जाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, तब नंबर लगेगा पचाने का। अरे क्लियर है? फिर जब पचा जाएंगे तो नंबर लगेगा। अरे क्लियर है? और श्वसन होगा, सांस आएगी तो हृदय, तो ब्लड। क्लियर है? तो हम इसके आगे पढ़ेंगे कल। लेकिन एक बात और फिर मैं बता दूं, आपका पेपर 6 तारीख को ही है। हमारे दिमाग में केवल और केवल 6 तारीख चलना चाहिए। अगर किसी तरीके से 15 दिन बढ़ गए, 1 महीना बढ़ गया, तो हमें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए कि हमें इतना और मिल गया, यानी हमारा और बिल्कुल डन हो गया सिलेक्शन। हमने आज जितनी चीजें पढ़ाई हैं वो आप कल A to Z याद करके आएंगे। आज कुछ चीजें रटने की थी जिन्हें आपको रट के आना है। एक बात और, आपका पेपर तैयार हो चुका है, टेस्ट आपका तैयार हो चुका है। हम टेस्ट उसी तरीके से देंगे, 1 दिन पहले हम आपको टेस्ट देंगे। घर से खूब ढूंढ के आइए, तैयार करके आइए। आपको अपने नोट्स में क्वेश्चन ढूंढना है,
ज्यादातर याद करना है यार। ओके, मैंने स्टूडेंट को देखा, आप घर में रिवीजन नहीं करते हैं। जो लोग रिवीजन नहीं करते हैं वो लोग क्लास में पैसा बर्बाद ना करें। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर केवल आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर की लिखित दवाई आपको नहीं खाना है तो डॉक्टर के पास जाने का कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग? बस ऐसे ही टीचर का है, आप टीचर के पास आए, उसने आपको कुछ सलाह दी है, वो आपको नहीं मानना है तो आपको क्लास अटेंड नहीं करना है। ओके, आज शाम से हम आपका जो लेसन चल रहा था वो भी चलाएंगे और साथ में आपकी रीजनिंग क्लास शुरू होगी। ओके, कोई डाउट है आपको? चलिए इसके आगे पढ़ेंगे कल। एक बात और, सारे लोग जीव विज्ञान का नोट्स कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि परसों जब हम टेस्ट लेंगे तो हम ये नहीं सुनेंगे कि हमारे पास नोट्स नहीं था, हमारे पास ये नहीं था। हमें सीधी बात, आपका अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। चलिए अभी कलेक्ट करके जाएंगे आप।